हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईबीएस के ऐसे प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में हर बार ट्रेंड होते हैं, यानी कि बार बार ट्रेंड होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, समझ लीजिए कि BIMP प्रश्नों के साथ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह क्या करते हैं? पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित है, या फिर वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, या फिर वह निरामिष है। तो देखिए, मनुष्य जो होता है वो शाकाहारी, मांसाहारी चीज़ों को खाता है, यानी शाकाहारी पेड़ पौधों पत्तियों को भी खाता है और जीवों को का भी वो भरण पोषण करता है। तो इसलिए वो सर्वाहारी कहा जाता है। वो जीवों को भी खाता है, पेड़ पौधों पत्तियों को भी खाता है, तो इसलिए उसको सर्वाहारी कहा जाता है। वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? तो सी विकल्प लॉक हो जाएगा, सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पेड़ पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। ठीक है, कल्पना परक जो है प्रश्न पूछती है। कौन पूछता है? तो आंचल पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य में सुधार करना क्या कहलाता है? तो अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी। तो जहाँ पर आपको दिख जाए कल्पना परक, ठीक है, जहाँ पर दिख जाए कल्पना, वो कल्पना किससे संबंधित होता है? तो चिंतन से संबंधित होता है। आपका सी विकल्प लॉक हो जाएगा। कौन सा सी विकल्प लॉक हो जाएगा? क्योंकि आप जो है यहाँ पर देखिए, सीटेट जो है आपको बहुत सारी हिंट देता है कि उसको आप समझिए और ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 3 है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? हम पर्यावरण अध्ययन के लिए ही शैक्षणिक भ्रमण क्यों करवाते हैं? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है आंसर। पॉजिटिव क्वेश्चन है और आंसर भी आपको पॉजिटिव देना है। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, जी ये भी सही है। सामाजिकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना बढ़ाना। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में हम शैक्षणिक भ्रमण इसलिए कराते हैं कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, छात्र जो है चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, इसलिए हम, और जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो इसलिए पर्यावरण अध्ययन में हम शैक्षणिक भ्रमण कराते हैं। पर्यावरण की बात ही नहीं, जब भी आप शैक्षणिक भ्रमण करते हैं वहाँ पर आपको चीज़ें प्रत्यक्ष दिखती हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर 1 से 5 की बात की जा रही है। ठीक है, 1 से 5 की बात की जा रही है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए? तो क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना। बिल्कुल हाँ, पर्यावरण में पाठ्य पुस्तक के अलावा भी आप उनको बाहरी चीज़ों से जोड़िए। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना, जो ऐसे प्रश्न आपको इन्हीं ऑप्शन में मिल जाए तो आप जो है क्या मानेंगे कि जो बाहरी वातावरण से जोड़ना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है पर्यावरण में, आप वो ऑप्शन के तुरंत लॉक करिए। आपका आंसर एकदम 100% राइट होगा। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 5 है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है,
दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, या फिर बी है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या फिर प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो देखिए, एक अगर हम दृश्य शब्द सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं तो शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ए अधिगम वृद्धि में इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक, अधिगम के लिए इंद्रियों का उपयोग होता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। यानी कि एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पर्यावरण की बुक लागू नहीं की है, यानी कि कोई बुक ही लागू नहीं है। ये इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? एक क्यों जो है कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण की बुक एनसीएफ 2005 नहीं लगाई है, क्यों नहीं लगाई है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो देखो यहाँ पर डी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। सबसे पॉजिटिव आंसर है कि अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए कि बच्चा क्या है, छोटा है, उनको जो है प्राकृतिक और सामाजिक चीज़ें वो प्रत्यक्ष रूप से देखें, ऐसा उनको परिवेश दिया जाए, ऐसे वो परिवेश, ऐसे उनको वातावरण में रखा जाए कि जिनसे उनको पर्यावरण का ज्ञान मिले। इसलिए नहीं कि भार कम हो जाए। और यहाँ पर देखिए निगेटिव आंसर केवल है, ये भी कट जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए, उनको अच्छा परिवेश प्रदान करने के लिए 1 और 2 के लिए पर्यावरण की पुस्तकें लागू नहीं की है। ठीक, कौन? एनसीएफ 2005। प्रश्न नंबर 7 है कि ईबीएस संक्षेपण किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो लॉक करिए ए विकल्प, एनवायरमेंट स्टडीज। प्रश्न नंबर 8 है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर भी, ये आपके सीटेट में प्रश्न आया था कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। किसको चिन्हित करना है, किसको पहचानना है? तो गलत कथन को पहचानना है। वही अपने भोजन शिकार को पूरा निकल जाते हैं, ये क्या है? सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही है। और हमें ढूंढना क्या है? तो जो गलत है, क्योंकि गलत विकल्प को ही तो चिन्हित करना है। वही अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यही क्या है? हमारा गलत है। और जब यही गलत है तो यही हमारा विकल्प लॉक हो जाएगा कि वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, पूरा निकल जाते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। ये विकल्प लॉक हो जाएगा आपका, अक्टूबर से दिसंबर। प्रश्न नंबर 10 है जो कि आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड में भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है और पेपर फर्स्ट में भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और पेपर सेकंड में आपके पूछा जाता है मनोविज्ञान में कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है कि ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? आर कह रहा है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। अगर पर्यावरण अध्ययन में हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करवाते हैं तो जो है वो वस्तुओं को याद रखेंगे, घटनाओं को याद रखेंगे, उनकी याददाश्त को बढ़ावा मिलेगा, उनकी याददाश्त ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है।
परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर ए है और बी है, आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल बी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि ए भी सही है और आपका आर भी सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है कि क्षेत्र भ्रमण से वस्तु और घटनाओं के और स्थानों की याददाश्तों को बढ़ावा देता है। क्या? क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, तो आर की व्याख्या करता है ए। यहाँ पर आपका बी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन किए। बिल्कुल सेम टू सेम का जो है क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम है। कितने थीम है? 6 थीम है। विषयों के बजाय थीम है। प्राथमिक स्तर में ईबीएस में विषयों के बजाय थीम है, तो बिल्कुल सही है कि 6 थीम है। आर कह रहा है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो देखिए, कोई चीज़ आसान कठिन नहीं है, तो जहाँ पर आसान पूछा हो जाए कि बच्चों के लिए आसान है, शिक्षकों के लिए आसान है, या फिर ये पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन है, आप तुरंत उस आंसर को काट दीजिए, उस ऑप्शन को ही काट दीजिए। और प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है तो समझ लीजिए वो प्रश्न ही निगेटिव है। तो इसलिए आसान कठिन कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपका ए आर कट गया, आर तो आपका गलत ही हो गया, तो आपका ए ही विकल्प सही होगा। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, तो यही डी विकल्प आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बिल्कुल इस चीज़ को आपको सीटेट में समझना है, सबसे ज़्यादा समझना है। प्रश्न नंबर 12 है कि आपको कक्षा 3 से 4 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 4 तक। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? क्लियर? तो कैसी बुक चुनेंगे भाई? यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कक्षा 3 और 4 के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। तो कौन सी पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे? पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों के लिए जो है प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो हम उनके लिए अगर जो है पाठ्य पुस्तक चुन रहे हैं तो पुस्तक रंगीन हो, चित्र बने हों और कोई मतलब न हो। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अभी हमने बताया कि अगर सरल और कठिन की बात करें तुरंत काट दीजिए। सी विकल्प है, पाठ्य पुस्तक को चित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, काट दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। डी विकल्प को लॉक करिए। और जब भी आपको समझ में ना आए सीटेट का आप जो है आंसर लॉक कर रहे हैं और जब भी आपको समझ ना आए कि इसमें कौन सा ऑप्शन को हम लगाएं, तो जो बड़ा आंसर दिखे वो आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? क्या पढ़ाने के लिए वो जो है इकाई योजना तैयार करी है? क्या पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करी है? तो वो परिवार थीम पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? तो परिवार, घुमंतु परिवार। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा है डी ऑप्शन कि उसमें परिवार के बारे में, संबंध के बारे में, लिंग भूमिकाएं के बारे में, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, तो सभी चीज़ों को इतना उसका प्रोजेक्ट इतना तैयार होगा, परिवार के बारे में इतना तैयार होगा। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, यदि थीम यात्रा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यदि थीम यात्रा पढ़ा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन ईबीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन, कृषि फार्म में जंगल, दुकानदार, किसान। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग यहाँ पर कृषि फार्म लगाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर किसान लगाते हैं। तो जो भोजन है, ये जो भोजन है वो किससे है? तो वो किसान, आपका जो किसान अगर लगाएंगे तो आपका 100% राइट होगा और सही भी है। तो इसलिए अब जब भोजन की बात करें थीम पढ़ाते समय तो आप कृषि फार्म नहीं लगाइएगा, किसान लगाइएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि एम एस स्वामीनाथन एक क्या है? तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे,
कौन थे? तो कृषि वैज्ञानिक थे। तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन के। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।